अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की होगी तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा शिद्दत से पेन हो रहा है और फीवर सा फील हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सो हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं वो है तू ही जुस्तजू बाय हया फ़ातिमा, और ये एपिसोड नंबर आई थिंक 5-6 थंबनेल में देख लीजिएगा, मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आ रहा। खैर इस नावल स्टार्ट करते हैं। आरिस, अहल, ज़ैन और आलियान हैरान थे। 10 मिनट की ड्राइव के बाद हयाम ने गाड़ी रोक दी। हयाम, क्या हुआ है? गाड़ी क्यों रोकती? गाड़ी रुकते जिमल बोली थी। सब्र करे जिमल, अभी बताती हूँ। हयाम की गाड़ी रुकते देख आरिस ने भी अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी, जो हयाम की गाड़ी से चंद मीटर की दूरी पर थी। आरिस अपनी गाड़ी से उतरा और रहे की गाड़ी के करीब जा बढ़ा। बाकी सब लड़के भी गाड़ी से उतर चुके थे और जैसे ही वो सब उनकी गाड़ी के जाने पड़े, हयाम गाड़ी जन से आगे ले गई। हयाम, तो ये तुम्हारी चाल थी? उफ, पागल लड़की। हयाम की इस हरकत पर अहल बोला, जबकि आरिस तो दूर जाती गाड़ी को देख रहा था। भाई मेरे आँचों, अब अंदर वो चूना लगा गई है तुम्हें। जैन की बात पर आरिस ने मुड़कर उसकी जानिब देखा और वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ाई। वो लोग जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हयाम गाड़ी के साथ एक लगाकर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि जिमल, ज़ेरी, नूर और अफशी गाड़ी में मौजूद थी। हयाम को देखकर आरिस ने गहरा सांस भरा और गाड़ी उसके सामने रोकी और उतरकर हयाम के सामने जा खड़ा हुआ। फतह मुबारक हो हयाम अहमद, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गर्ल्स। ये लें अहल भाई आपकी गाड़ी की चाबी। मिस हयाम, आप चीटिंग कर कर जीती हैं। आलियान से हार बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैंने कौन सी चीटिंग की है, आप ज़रा बताएं मुझे। हयाम अब्रोच खाकर बोली। आपने गाड़ी क्यों रोकी थी? वो तो मैंने वैसे ही रोकी थी, मगर आरिस आपने गाड़ी क्यों रोकी और बाहर भी नहीं करा? हयाम ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। मुझे लगा शायद कोई मसला हुआ है, इसलिए आपने गाड़ी रोकी थी। ऐसा आपको किसने कहा था? पागल था मैं, इसीलिए गाड़ी रोकती थी। वो तो आप पहले से ही हैं, अब बस आपको पता अब चला है। बहुत शुक्रिया आपका बताने का, मेरे इल्म में इजाफा हो गया। अब आप कौन से कैफ़े में कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? वो बहुत ही मीठे लहजे में बोला था। अभी वो पूछ ही रहा था जब जैन आलियान से लिपट कर रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, मेरा दोस्त मेरा न रहा, और साथ ही अपनी आंखों से मसनूई आंसू साफ किए। जब पीनी होगी आपको बता दूंगी, और साथ ही अपना बैग कंधे पर दुरुस्त करती कहने लगी, नूर, ज़ेरी, तुम दोनों घर के लिए निकलो, पहले ही काफ़ी वक्त हो गया है। जिमल और अफशी, आ जाओ, बस निकलने वाली है, कहते हैं आप तेज़ कदमों से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। आरिस हयाम की पुश्त को देख रहा था। भाई चली गई है वो, अब हम भी चलें? सैन आरिस के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला और आरिस की गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो सिंपल कितनी अच्छी लगती है, आज वो तैयार होकर आई थी। आरिस की बात पर अहल उसके कंधे पर हाथ रखता बोला, अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए, आमीन। अहल और आरिस दोनों एक साथ बोले थे। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी के जानिब बढ़े। अहल अपनी गाड़ी में बैठकर घर के जानिब बढ़ गया। वहाँ पर जैन, आरिस और आलियान मौजूद थे। अहल के जाने के बाद आलिया लड़ाका औरतों की तरह अपने हाथ कमर पर रखे आरिस को घूर रहा था। एकदम आरिस के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। क्या? आरिस ने अब्रो झुका कर पूछा। अब तुम्हारा सारा गुरूर खाक में मिल गया। एक लड़की क्या पसंद आ गई? तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। आलियन धारा था और साथ ही उसके गर्दन दबोची। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, मोहब्बत है मेरी, और मेरी अना और मेरा गुरूर उसके सामने ख़त्म हो जाता है। वो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। अफशा तो जैसे तुम्हारे आगे फूल बिछाती है ना। आलियान ने आरिस की गर्दन छोड़ दी थी और गहरा सांस लेता गाड़ी में जा बैठा। आलियान के बैठने के बाद जैन और आरिस भी गाड़ी में बैठ गए थे। आरिस ने गाड़ी स्टार्ट की और जैन के घर के रास्ते पर डाल दी थी। जैन और आलियान को उनके घर उतारने के बाद आरिस बेवजह सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। उसकी सोचों का महवर सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात थी। काफ़ी देर बाद आरिस ने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी, सीट की पुष्ट से अपना सर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आज उसने हयाम के बारे में इतना सोचा था कि अब आंखें बंद करने पर भी उसको वो अपने सामने मौजूद महसूस हो रही थी। उसका अक्स आरिस की बंद आँखों के सामने नुमाया था। आरिस को यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आंखें खोलेगा तो सब गायब हो जाएगा, हर मंजर, हर ख्वाब टूट कर बिखर जाएगा। हुआ भी यही था। जब आरिस ने अपनी आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा तो वो कहीं भी नहीं थी। आरिस ने बैक मिरर से पीछे की जानिब देखा, जहाँ कुछ देर पहले हयाम बैठी थी। उसकी खुशबू अभी भी आरिस की गाड़ी में मौजूद थी।
मैं नहीं जानता आपकी किस बात से मैं आपकी जानिब खींचा चला रहा हूँ। ऐ काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप मेरी किस्मत में लिखती जाओ। आरिज़, जिसको कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, आज वो खुद के लिए हयाम को मांग रहा था। शायद ये पहली दफ़ा था कि उसने अल्लाह से कुछ मांगा था। तो हम मांगते आरिज़ से समझने से कासिर था कि वो हयाम को किस अंदाज में अल्लाह से मांगे कि वो पाक ज़ात उसकी ख्वाहिश पूरी फरमा दे। इसी कश्मकश में आरिज़ ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की जानिब बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। आज छुट्टी का दिन था इसलिए वो सुबह लेट उठी थी। वालेकुम अस्सलाम। उठ क्या मेरा बच्चा? फरहत चौधरी ने उसको अपने साथ लगाकर प्यार किया था। मम्मा, हशम कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया है, आ जाएगा कुछ देर में। रात को भी तुम जल्दी सो गई थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको बताया था ना कि कल जमील की सालगिरह थी, तो बस उसी वजह से थक गई तो जल्दी सो गई थी। एंजॉय किया था ना? जी मम्मा, बहुत ज़्यादा। साथ ही अफशा ने अपना फ़ोन किचन काउंटर पर रखा। आपको पता है वहाँ पर हेशम का एक बिग वेरियन भी था। वो भी हेशम की तरह ही मेरे साथ हर तरह पर बहस कर रहा था। तो बेटा तुम सबसे ना उलझा करो ना। फ्रिज से चीज़ें निकालते अफशा बोल रही थी और फरहत साहबा उसके लिए नाश्ता बना रही थी। मम्मा, मैं कब किसी से उलझती हूँ? ज़रा सी बहस कर लो तो कहते हैं गुस्सा हो रही हूँ। उफ मामा, उन्होंने तो अभी मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है। अफशा, बाज आ जाओ वरना सीधा कर दूँगी तुम्हें। तुम्हारी उम्र का लिहाज भी नहीं करूँगी। ओ सॉरी सॉरी मम्मा, अब नहीं बोलती ऐसे। गुड गर्ल। अफशा, जी मम्मा। हयाम कैसी है? काफ़ी अरसा हो गया उसने चक्कर नहीं लगाया। मम्मा, आपको पता तो है, पहले यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम से फिर फंक्शंस और फिर उसकी कज़न की शादी भी थी जो उसके नाना जान की वजह से मुलतवी हो गई, और अब दोबारा 1 माह बाद उनकी शादी है। तो बस उसी वजह से वो आज मसरूफ़ है। सॉरी, वो आजकल मसरूफ़ है। अभी वो बोल ही रही थी जब अफशी का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मामा देखें हयाम की उम्र कितनी लंबी है, कहते साथ ही अफशी ने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। फिल वक्त आपका मतलूबा नंबर अपना नाश्ता बनाने में मसरूफ़ है अफशी। मेरा मतलब मतलूबा नंबर की अम्मा। साथ ही अफशी खिलखिला दी। इस मतलूबा नंबर की अम्मा से कहो उनकी बेटी आ रही है, इसके लिए भी नाश्ता बना दे। क्यों, तुम्हें मेरी दूसरी मामा ने नाश्ता नहीं दिया क्या जो तुम सुबह ही सुबह मेरे घर नाजिल होने लगी हो? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो घर मेरी दूसरी अम्मा के शौहर का है। वो घर मेरी दूसरी अम्मा के शौहर का है और मोहतरमा मैं उनके शौहर की बेटी हूँ। अफशी ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। ओ यार बस बहुत हो गया है, आम हंसते हुए बोली थी, जिस पर अफशी भी मुस्कुरा दी। अच्छा, मैं आधे घंटे तक आ रही हूँ, मेरे लिए भी नाश्ता तैयार रखना। ये 5 गलियाँ छोड़कर तुम्हारा घर है, फिर भी आधा घंटा लगेगा। अरे यार, अभी उठी हूँ तो तैयार होकर आती हूँ ना। है तो मेरे घर आने से पहले कब से तैयार होना शुरू कर दिया? पागल लड़की, अब क्या मुँह हाथ धोए बगैर तुम्हारे घर आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अफशी की नज़र जब फरहत साहबा पर पड़ी तो कहने लगी, मामा आपकी लाडली बेटी आ रही है आपके हाथ का नाश्ता करने। अफशी, तुम्हें तो मैं आकर सीधा करती हूँ, बहुत बिगड़ चुकी हो तुम। वैसे कोई काम था क्या जो आज मेरे घर को आप अपने आने से शर्फ बख्शेंगी? हाँ यार, शॉपिंग पर जाना है। क्या शॉपिंग पर, वो भी मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ। तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी जाएंगे? मैं आ रही हूँ, बस तुमने आना है तो आ जाओ। घर में शॉपिंग पर नहीं जाने वाली? वजह? बस यार, अभी तक कल की थकावट नहीं उतरी और तुम्हारी शॉपिंग तौबा है, मैं कभी नहीं जाऊँ। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आकर तुम्हें बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तकरीबन आधे घंटे बाद हयाम उसके घर मौजूद थी। हयाम और अफशीन दोनों बातें करती नाश्ता कर रही थी। हयाम, तुमने वो ग्रुप देखा जो अहल भाई ने बनाया है? हाँ, अहल भाई जमील, जरी नूर, तुम्हारा और मेरा, उनके साथ एक ही ग्रुप है। नहीं हयाम, उन्होंने एक और बनाया है जिसमें 3 लोग और भी हैं। नाश्ता करते हयाम का हाथ रुका और उसने नवाला मुंह में डालने से पहले अपने फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन किया था जो कल से बंद था। डेटा ऑन करते वो 2 मिनट में मैसेजेस की कतार लग गई और सबसे ऊपर एक ग्रुप फ्रेंड्स के नाम से शो हो रहा था जिसमें तकरीबन 200 मैसेजेस थे। उसके नीचे ज़ीरी, नूर और जमल के काफ़ी मैसेजेस थे। हयाम ने इन सब के मैसेजेस का जवाब दिया और इस ग्रुप को खोले बगैर ही व्हाट्सएप बंद कर दिया और नाश्ता करने लगी। बाकी का नाश्ता खामोशी से किया गया। जब वो दोनों नाश्ता कर चुकी थी
जब वो दोनों नाश्ता कर चुकी थी तो हयाम अपने और अफशी के बर्तन उठाने लगी, जिस पर अफशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर हयाम के हाथों से बर्तन लेकर किचन में चली गई। हयाम भी अफशी के पीछे किचन में आई, जहाँ पर फहद साहिबा भी मौजूद थी। अफशी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी शिकायतें लगा कर आती हूँ। साथ ही हयाम ने उसको किचन से बाहर धकेला। हयाम खुद फहद चौधरी के पास आकर खड़ी हो गई। लाइन, आंटी मैं चाय बनाती। अरे नहीं बेटा, मैं बना रही हूँ ना, बना लेती हूँ। उस पर हयाम ने उनको कंधों से पकड़कर पास कुर्सी पर बिठाया और उनके हाथ थामते हुए बोली, बेटियों के होते हुए माएँ काम नहीं करती। कहती वो चूल्हे की जाने पड़ी। चाय का सारा सामान किचन काउंटर पर पड़ा था। मम्मा, बाज़ दफ़ा आपकी बेटी मेरी दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लगती है। उस पर फहद साहिबा मुस्कुरा दी। मैं तो हूँ ही तुम्हारी दुश्मन। और फिर खिलखिला दी। 5 मिनट में हयाम ने चाय बनाई और फहद चौधरी को उनकी चाय पेश की और फिर अपनी और अफशी की चाय लेकर उसके कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अफशी के कमरे के सामने खड़े होकर हयाम ने दरवाज़ा खोला और चाय के कप ले जाकर टेबल पर रखकर अपना कप उठाकर उसके बेड पर जा बैठी। अफशी ने अलमारी से सर निकालकर हयाम को देखा, जो अपने ही ख्यालात में खोई हुई थी। हयाम को देखते अफशी ने अपना कप उठाया और सोफे पर जा बैठी। चाय पीते हुए उसकी नज़र हयाम पर थी। हयाम, वैसे मैं सोच रही थी इस माह इतनी गर्मी है, अगले माह उससे भी ज़्यादा होगी ना। हयाम चाय का घूंट लेते हुए बोली। अच्छा, कल प्रोफेसर इकबाल का लेक्चर है ना? हाँ। क्या कल तुमने यूनिवर्सिटी जाना है? ज़ाहिर है। हयाम अफशी की बात का जवाब गैर दिमागी से दे रही थी। हयाम, अफशा एकदम चीखी। क्या हुआ अफशी? हयाम संभलते हुए बोली, ये ना तो उनको कोई प्रोफेसर इकबाल पढ़ाते थे और ना ही उन्होंने कल यूनिवर्सिटी जाना था, क्योंकि कल इतवार था। क्या सोच रही हूँ? कहाँ है तुम्हारा दिमाग? अफशा, ये ख्याल मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? हयाम ने अफशी की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था और साथ ही साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। उसकी चाय हमेशा की तरह आज भी ठंडी हो चुकी थी। हयाम ने इस चाय को एक ही घूंट में अपने अंदर उंडेला और कप एक तरफ रख दिया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। साथ ही अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। फ़ोन उठाते ही सबसे पहले हयाम ने अपनी फ़ेसबुक खोली और वहाँ पर एक शख्स को ढूंढने की कोशिश में मुख्तलिफ नाम लिखे, मगर हर बार उसके सामने जिसकी आईडी आती उसको देखकर वो नाक सुकेरती। हयाम ने तंग आकर फ़ेसबुक बंद करके इंस्टाग्राम खोला और वहाँ पर भी उसके साथ यही सब हुआ। अफशा जब फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो हयाम के मुंह की जावियाँ बनाते देख बोली, अब क्या हो गया है? पता नहीं वो दुनिया के किस कोने में छुप कर बैठे हैं, उनकी आईडी ही नहीं मिल रही। अब तो उस इंसान से नफरत होने लगी है मुझे। ओ वाकई हयाम, अगर ऐसा होता तो कल तुम उसके साथ गांड की रेस ना लगाती। रेस लगाने का मतलब तो नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम उसे पसंद करती हो? बात का मतलब तो वही था ना अफशा। अच्छा छोड़ो उसको, ये बताओ शॉपिंग पर जाना किसके साथ है? मेरे साथ और किसके साथ? मेरा मतलब आसिम मंगल साथ आए हैं। अफशी ने हयाम के ड्राइवर का नाम लिया। नहीं तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगी। क्या मतलब तुम चलाओगी? मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। हाँ तो मैं से बोल रही हूँ जैसे कल तो तुम मर गई थी मेरी गाड़ी चलाने से और आज जिंदा हुई हो। साथ ही उसने अपनी आंखें घुमाई। अच्छा सॉरी चलते हैं। अफशा शीशे में देखते अपने बालों को सुलझाने लगी। हयाम, अफशी ने बाल कंघी करते उसको पुकारा। अब क्या है अफशी? वैसे मैं सोच रही थी। नहीं मुझे छोड़ो, तुम जो कर रही हो वो करो। क्या? हयाम ने अब्रो उठाकर अफशी को देखा। अफशी ब्रश मेज पर रखती बैठ के दूसरी जानिब आकर बैठी और कहने लगी, देखो तुम्हें भाई की आईडी नहीं मिल रही। हाँ फिर? बाबर अहल भाई के दोस्त की आईडी ही सबसे ऊपर आ रही है। हाँ। हयाम बहुत गौर से अफशी की बात सुन रही थी। सिर्फ एक बार सोचो, अगर अहल भाई का दोस्त ही तुम्हारा शौहर निकला फिर? अफशी फजूल मत बोला करो। हयाम एक बार सोचो तो। हयाम ने कोई जवाब नहीं दिया था और अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गई। बेइख्तियार हयाम ने इस ग्रुप को खोला था जिसमें ज़मर की सालगिरह वाली सब तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों को देखते हयाम की निगाहें उस तस्वीर पर आकर रुक गईं। उसमें सिर्फ अहल, ज़िमल, हयाम और आरिस थे। ज़िमल अहल को केक खिला रही थी, जबकि ज़िमल का बाजू हयाम ने पकड़ा हुआ था और हयाम के पीछे खड़ा हारिस मुस्कुराकर हयाम को देख रहा था। गैर इरादी तौर पर हयाम ने एक नज़र खुद पर और फिर एक नज़र अपने पीछे खड़े आरिस पर डाली। यकीनन कोई भी इस तस्वीर को देखता तो उसको मुकम्मल तस्वीर का नाम देता और यही कहता कि वो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मगर इस वक्त इस तस्वीर को देखने वाली आँख हयाम की थी, जिसका दिल उस शख्स के लिए हर जज्बे से खाली था। हयाम, क्या हुआ? क्या वही सोच रही हो जो मैंने कहा है? एक लम्हे को हयाम की निगाहों के सामने वो तस्वीर घूमी। अफशी बाज आ जाओ वरना यही लैंप उठाकर तुम्हारे सर पर मारूंगी। और उठकर बाहर की जानिब बढ़ी थी। क्या हुआ यार, बैठ जाओ। नहीं मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी तैयार होकर अपनी तशरीफ़ नीचे लाओ। हयाम दबे दबे गुस्से में कहती नीचे की जानिब बढ़ गई। उफ, एक तो ये लड़की और इसके मूड, अल्लाह ही बचाए। अफशी अपना हिजाब लेकर नीचे की जानिब बढ़ी ताकि इस मैडम का गुस्सा मज़ीद ना बढ़ जाए। या अल्लाह, कौन सी तूफ़ान मेल है। साथ ही उसने सर उठाकर ऊपर की जानिब देखा। तौबा है आप भी, इतनी जल्दी है जाने की तो आप बैडमिंटन क्यों नहीं बन जाती? ऐशम तुमसे मैं आकर पूछती हूँ, अभी जो तूफ़ान बनी तुम्हारी मुँह
बोली, बहन नीचे बैठी है ना, मुझे उसके साथ जाना है। अफशी की बात पर एशम की आंखों में शरारत की नमक पैदा हुई। हयाम आप ही, अफशा आप ही आपको तूफ़ान कह रही हैं। एशम तुम पहले फसादन फूफो बन जाओ। कहते साथ ही अफशी ने नीचे की जानिब बढ़ने लगी। आप ही शुक्र करें हमारी फूफो आज जिंदा नहीं है, वरना उनको ज़रूर बताता। अफशी के कदम रुके, उसकी आंखें पल भर में आंसू से भर गईं। एशम आज के बाद मुझसे बात मत करना, वो आज भी सबके दिलों में ज़िंदा है। सॉरी आप ही, कहते साथ ही अफशा सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे ही अफशी लॉन्च में आई, हयाम उसको ऐसे घूर रही थी जैसे अभी खा जाएगी। अफशा के आते ही वो दोनों फहद साहिबा से प्यार लेकर बाहर की जाने बढ़ गईं। गाड़ी में बैठते ही हयाम ने सबसे पहले खुद पर लपेटी चादर उतारी और तह लगाकर अपनी सीट की पुश्त पर डाल दी, जबकि अफशी ने वैसे ही अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हयाम आज ठंड से चादर क्यों उतार दी? मुझे गाड़ी चलाने में मसला ना हो इसलिए उतार दी है, कहते साथ ही उसने अपनी तरफ का शीशा भी नीचे कर दिया। लड़की तुम्हारा मरने का इरादा है क्या? बंद करो इसे। सीट बेल्ट लगाती अफशी ने रुककर हयाम की जानिब देखा जो गाड़ी रिवर्स कर रही थी। फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। अफशी ने उसे घूरा था। हयाम खामोशी से ड्राइव कर रही थी जब अफशी बोली, खुद तो गूंगी बनकर ड्राइव कर रही हो, क्या तुम्हारी गाड़ी भी गूंगी है? अफशी की बात को समझते हुए हयाम ने गाड़ी में गाने लगा दिए थे। तू ही मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे चाहूँ मैं या ना। अभी गाना चल ही रहा था जब हयाम ने म्यूज़िक बंद कर दिया। अफशी ने चौंक कर हयाम को देखा। उसे सॉफ्ट म्यूज़िक को ख़ास तौर पर यह वाला पसंद था। फिर उसने म्यूज़िक क्यों बंद कर दिया? हयाम क्या हुआ? कुछ नहीं। अफशी गाना सुनकर मुझे कुछ माँ पीछे कैफ़े का मंजर हयाम की आंखों के सामने घूमा जब ये गाना ज़िमल रहे के सामने उसके लिए गाया गया था। अफशा, चंद हम बाद हयाम ने उसको पुकारा। म्यूज़िक को रहने दो, जो बात करनी है मुझसे करो। हयाम का लहजा मिन्नत भरा था। एक लम्हे को अफशी चौंकी। पहले जब भी हयाम और अफशी कहीं भी जाती वो गाने एंजॉय करती हुई जाती थी। 5 दफ़ा तो वो खुद गुनगुनाया भी करती, मगर आज ये पहली दफ़ा था जब हयाम ने गाने बंद कर दिए। हयाम, तुमने मेरी बात के बारे में क्या सोचा फिर? कौन सी बात? हयाम ने मोड़ काटते हुए पूछा। वही जो मैंने तुम्हें घर में बोली थी। हयाम ने अफशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए थे। एक बार फिर से अफशी ने उस खामोशी को तोड़ा। हयाम, एक ऐसे शख्स के पीछे भागने का क्या फ़ायदा जिसको तुम जानती भी नहीं? तुम अपनी आंखों से एक बार उसकी मोहब्बत की पट्टी उतार कर तो देखो। तुम्हें इर्द गिर्द बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें चाहते हैं, और यकीनन इन लोगों में आरिस का नाम सर फहरिस्त होगा। हयाम का लहजा काटदार था। अफशी को जो बात कहना चाहती थी वो बहुत अच्छे से समझ रही थी। अफशी की बात सुनकर हयाम को बहुत गुस्सा भी आया, और जहाँ तक बात है उस शख्स को न जानने की, तो मिस अफशा ने दीमा भूल रही हैं कि वो मेरा शौहर है। हयाम का लहजा सख्ती लिए हुए था। वो अफशी अपने पूरे नाम से बुलाए जाने पर समझ गई थी कि हयाम को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी है, मगर हयाम अफशी कुछ बोलना चाहती थी जब हयाम ने उसकी बात काटी। अफशा, अगर तुमने कोई फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हयाम का अटल लहजा देखते हुए वो खामोश हो गई। अफशी की बातों पर हयाम का मूड बुरी तरह से ख़राब हुआ था। न जाने क्यों वो शख्स हर जगह हयाम का मूड ख़राब करने पहुंच जाता था, या हयाम को ऐसा लगता था। बाकी का सफ़र खामोशी से गुजरा था। हयाम ने जब गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की तो बाहर निकलकर उसने ठंडी ताज़ा हवा में गहरा सांस लिया। शायद वही अमल खुद को पुरसुकून करने के लिए कर रही थी। और हयाम ने अपनी गर्म चादर उठाकर अपने गेट फैलाई और गाड़ी लॉक कर अफशी के साथ मॉल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी गई। हयाम की चादर लेने पर अफशी ने शुक्र अदा किया कि उसने खुद पर गर्म चादर ली थी, वरना वो जब भी गुस्सा होती अपना गुस्सा उसी तरह निकालती। मॉल में जाती ही सबसे पहले हयाम कपड़े देखने के लिए बढ़ी। अफशी से पूछ रही थी कि उसने किस तरह के कपड़े लेने हैं। उस पर वो बताने लगी कि मेहंदी के लिए क्रीम कलर का लहंगा लूँगी और बारात के लिए काले रंग की लॉन्ग फ्रॉक। सबसे पहले हयाम लहंगा देखने के लिए लहंगे वाली दुकान की जानिब बढ़ी। दुकान वाला हयाम को मुख्तलिफ लहंगे दिखा रहा था। हयाम को कोई लहंगा पसंद ही नहीं आ रहा था। हयाम घंटा इस दुकान में अपना सर खपाने के बाद वो लोग उसके साथ ही मौजूद दूसरी दुकान में गए। उस दुकान से भी हयाम को कोई लहंगा पसंद नहीं आया। 1 घंटे बाद वो दोनों फिर से एक दुकान में गईं, जबकि अफशा उसकी मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली, यार प्लीज़ हयाम, आपको पसंद कर लेना, मैं थक गई हूँ। अब मुझे कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा, इसमें मेरा क्या कसूर? अफशी ने हैरत से मुँह खोले हयाम को देखा, जो बड़े मज़े से दुकानदार को क्रीम कलर के लहंगे दिखाने का कह रही थी। पिछले 2 घंटों से वो दोनों सिर्फ एक लहंगे की तलाश में 10 दुकानें घूम चुकी, मगर हयाम उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। किसी लहंगे को देखकर वो कहती कि उस पर काम बहुत ज़्यादा हुआ है, ये ब्राइडल लहंगा लग रहा है। किसी लहंगे पर मोतियों और तले की तारों से हुआ काम उसको पसंद नहीं आता था। और कभी
उसको लहंगे की कुर्ती छोटी लगती, तो कभी किसी का दुपट्टा भारी होता, तो किसी को वो अपने पूरे बाजू ना होने की वजह से इनकार कर देती। अफशी बुरी तरह झुंझुला चुकी थी। दुकानदार हयाम को मुख्तलिफ लहंगे दिखा रहा था। हयाम, अगर तुम्हें इस दुकान से भी लहंगा ना मिला तो घर चलेंगे। हयाम ने अफशी को घूरा। हाँ तो सही कह रही हो, पिछले 2 घंटों से तुम्हारे साथ एक लहंगे के लिए खवार हो रही हूँ मैं। हयाम दुकानदार उनके सामने एक लहंगा खोल कर रख रहा था। अफशी, देखो ये कितना प्यारा है। इस लहंगे को देखकर हयाम की आंखों में एक चमक आई। हयाम इस लहंगे की कुर्ती और दुपट्टा देख रही थी जिस पर बहुत ही नफीस और उम्दा काम हुआ था। हयाम के चेहरे पर चमक देखकर अफशी ने शुक्र अदा किया कि उसे कुछ तो पसंद आया। भाई ये पैक कर दें। हयाम ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसने कोई महज फतह कर लिया हो। तकरीबन 5 मिनट बाद लहंगे को खरीद कर हयाम और अफशी इस दुकान से बाहर निकली। हयाम, अब क्या लेना है? मेरे ख्याल से अफशी हम तीसरे फ्लोर पर हैं, चलते हैं और पहले जूते ले लेते हैं और फिर इसी फ्लोर से ज्वेलरी भी देख लेंगे। जूता देखने के लिए वो दोनों तीसरे फ्लोर पर बनी पहली दुकानों की जानिब बढ़ी थीं। हयाम, तुम फ्लैट जूता लोगी या हील में? देखती हूँ जिसमें पसंद आएगा उसमें ही लूँगी। हयाम, क्या तुम हील पहन लोगी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मेरा मतलब तुमसे बैलेंस करना मुश्किल होता है ना तुम्हारे पाँव की चोट की वजह से। अफशी, अब उसमें बचपन की चोट की वजह से हील्स ही ना पहनूं? अगर तुम गिर गई फिर? उस पर हयाम ने कहकर लगाया। बच्चे तो गिरकर ही बड़े होते हैं ना। हयाम, तुम बच्ची तो कहीं से नहीं हो। ओ यार, तुम तो सीरियस ही हो गई। नहीं गिरती मैं, और अगर गिर भी गई तो तुम्हारी जान फिर भी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। जूतों वाली दुकान में दाखिल होकर हयाम फ्लैट फैंसी जूते देखने लग गई। हयाम, मैं भी अपने लिए जूते देख कर आती हूँ। अच्छा, मैं इधर हील्स देख रही हूँ। फ्लैट में मुझे कोई जूती पसंद नहीं आई। इन दोनों की आवाज़ सुनकर एक नफूस ने मुड़कर उनकी जानिब देखा। जब अफशी शख्स के पास से गुजरी तो वो रुक फिर कर खड़ा हो गया और फिर छोटे छोटे कदम उठाकर उस जानिब बढ़ा जहाँ हयाम खड़ी जूते देख रही थी। वो शख्स वहीं खड़ा हयाम को देख रहा था जब हयाम जूते पहनकर देख रही थी। इसी दौरान हयाम का फ़ोन बजा। हयाम ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो वहाँ उसकी मम्मा की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। जी मम्मा, अभी थोड़ी टाइम लगेगा, अभी एक ड्रेस लिया और उसके साथ जूते देख रही हूँ। हयाम अपने पाँव से जूता निकाल रही थी और साथ साथ हयाम फ़ोन पर बात कर रही थी। इतनी देर में सेल्समैन उनके दूसरी जानिब चला गया। जैसे सेल्समैन ने शख्स के पास से गुजरा तो उसने सेल्समैन को रुका और एक जूते की जानिब इशारा करते बोला, वो वाला जूता मैम को दिखाएं और ये बात उसको ना बताएं कैसे करने का आपको किसी ने बोला है। इस पर वो सर हिलाता वहाँ से दूर हो गया। जी मामा, इंशाल्लाह तब तक घर होंगे, आप फिक्र मत करें। आप जानती तो हैं मेरे पाँव में हर जूता फिट नहीं आता, कोई बहुत खुला होता है तो कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। हयाम अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी ज़ात किसी की निगाहों का मरकज़ है। मम्मा, आप जानती तो हैं बाबा हमेशा मुझे कहते हैं या तो अपना पाँव थोड़ा सा छोटा कर लो या थोड़ा सा बड़ा कर लो। फिर हयाम अपनी ही बात पर मुस्कुरा दी, जबकि इसके पीछे मौजूद वो शख्स भी मुस्कुरा दिया। ब्लू पैंट शर्ट में वो शख्स, पुरकशिश शख्स, हर एक की निगाहों का मरकज़ था, मगर उसकी निगाहों का मरकज़ सिर्फ हयाम थी। फ़ोन से फारिग होकर जब हयाम ने इधर उधर देखा तो वो शख्स एकदम जूतों के बने रैक के पीछे छुप गया। इससे पहले कि हयाम अपनी जगह से उठती, सेल्समैन उसके पास आया और कहने लगा, मैम मैं आपको सबसे खूबसूरत और आरामदायक जूता दिखाता हूँ। जबकि सेल्समैन की निगाह इस लड़की के पीछे खड़े शख्स पर थी जिसकी आंखों में एक चमक थी। शायद वो इसकी उम्मीद की चमक थी कि हयाम को वो जूता रिजेक्ट नहीं करेगी। सेल्समैन ने वो जूता निकालकर हयाम के सामने रखा। वो गोल्डन रंग की हील वाकई बहुत खूबसूरत थी। हयाम ने दिल में सोचा कि उसकी नज़र पहले जूते पर क्यों नहीं पड़ी। इतनी देर में अफशी भी अपना जूता खरीद कर उसके पास आ गए। माशाल्लाह हयाम, ये जूता तुम्हारे पैरों में कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ वाकई अफशी बहुत खूबसूरत है। भाई दूसरा जूता भी दें। सेल्समैन की जूता नीचे रखती हयाम दूसरा पाँव भी पहन कर चंद कदम चली और फिर जूता उतार कर सेल्समैन के हवाले किया कि वो उसको पैक कर दे। श्योर मैम। सेल्समैन ने जूता उठाकर हयाम के पीछे मौजूद शख्स को देखा जो चमकती आंखों से मुस्कुरा कर हयाम की पुश्त को देख रहा था। 5 मिनट बाद हयाम और अफशी अपने अपने जूते खरीद कर इस दुकान से बाहर निकले। उनके पीछे वो शख्स भी अपने जूते खरीद कर बाहर की जानिब लपका। उस दुनिया ने एक और ही के दीवाने रांझे को पैदा किया है। वो दुकानदार कहते ही सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। जूतों की दुकान से निकलकर इन दोनों का रुख ज्वेलरी शॉप की जानिब था। रिश्ते में चलती हयाम और अफशी बातें कर रही थी जब अफशी हयाम से पूछने लगी, हयाम तुमने ज्वेलरी में क्या लेना है? माथा पट्टी या बिंदिया लोगी? साथ में नेकलेस से झुमके और हाँ अंगूठी भी। ओके, तुमने कुछ लेना है वहाँ से क्या? नहीं हयाम, मैंने क्या लेना है। हयाम को अपना आप किसी की निगाहों में मरकज़ महसूस हुआ तो उसने रुक कर इधर उधर देखा। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इन दोनों का पीछा कर रहा हो। क्या हुआ हयाम? अफशी ने उसके यूँ रुक कर इधर उधर देखने पर उससे पूछा। कुछ नहीं अफशी, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा? नहीं हयाम, तुम्हारा वहम होगा। अफशी ने नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए बोला। हो सकता है हयाम तुमने भी
हयाम ने भी अपने शाने उचकाए और फिर वो भी आगे की जाने बढ़ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद ज्वेलरी लेकर वो दोनों फूड पॉइंट की जाने बढ़ी, क्योंकि उन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब दोपहर के 3 बज रहे थे। वो शख्स भी इन दोनों के करीब एक टेबल पर ऐसे बैठ गया था कि हयाम उसको नहीं देख सकती थी, मगर वो हयाम को देख सकता। अलबत्ता अगर अफशीन की नज़र उस पर जाती तो वो उसको पहचान जाती और ये भी जान जाती कि कुछ देर पहले जो हयाम कह रही थी वो उसका वहम नहीं था। हयाम और अफशीन भी बातें कर ही रही थी जब वेटर उनके पास आया और मेन्यू पेश किया। हयाम ने वो मेन्यू अफशीन को पकड़ा दिया कि वो ऑर्डर कर लें, जो भी करना है। अफशीन ने अपने हयाम के लिए चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस ऑर्डर किए और फिर से हयाम से बातें करने लगी। बातें करते करते अफशीन की नज़र करीब की टेबल की जानिब उठी जहाँ पर वो शख्स बैठा हुआ था। अफशीन उसको पहचान चुकी। आरिस भाई उसके लिए अब हिले थे, मगर उसकी आवाज़ हयाम के कानों तक नहीं पहुँची थी। क्या वो अफशीन कहाँ गुम हो गई? इससे पहले कि अफशीन कुछ बोलती, आरिस ने उसको चुप रहने का इशारा किया। क्या हो गया अफशान, इतना क्या देख रही हो? और साथ ही हमने मुड़कर पीछे देखा, मगर आरिस ने जल्दी से अपने सामने पड़ा मेन्यू अपने चेहरे के सामने कर लिया। जल्दी में उसे ख्याल भी न रहा कि उसने मेन्यू उल्टा पकड़ा हुआ है। जब हयाम की नज़र उससे पड़ी तो बोली, ओह अच्छा, इस तजुर्बे को देख रही हो जिसने मेन्यू उल्टा पकड़ा है? जिस पर अफशीन ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया और हयाम हंस दी और कहने लगी, मालूम नहीं ऐसे अजूबे कहाँ से आ जाते हैं। जबकि आरिस को खुद को अजूबा कहने पर ही हैरत हुई थी। अभी हयाम बोल ही रही थी कि वेटर आ गया और उसने इन दोनों को खाना सर्व किया और चला गया और वो दोनों बातें करती खाना खाने में मसरूफ़ हो गईं, जबकि अफशीन की नज़र बार बार आरिस की जानिब उठ रही थी जो हयाम को ही तक रहा था। अफशीन सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर हयाम ने आरिस को देख लिया तो मालूम नहीं कि सर फिर कैसे रिएक्ट करे, मगर सर शुक्र कि हयाम ने उसको नहीं देखा और वो दोनों खाना खाकर वापस घर जाने के लिए निकल पड़ी। अफशीन एक बार दोबारा सोच लो, तुमने कुछ लेना तो नहीं है ना? बाद में घर जाकर कहोगी ये रह गया वो रह गया। हयाम बिल्कुल अफशीन के ही अंदाज में बोली, जिस पर अफशीन खिलखिला दी और हयाम को कहने लगी, मेरा तो कुछ नहीं रहता, अलबत्ता मैडम आप ज़रूर देख लें, मेरा कुछ रह भी गया हुआ तो मैं दोबारा आकर ले लूँगी। वैसे भी मेरे तो चक्कर लगते ही रहते हैं मॉल के। चलो सही। बातें करते करते वो पार्किंग एरिया तक पहुँच चुकी, मगर अपनी गाड़ी के पास पहुँचकर हयाम के अंदर गुस्से की एक लहर उठी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान का दिमाग दुरुस्त कर दे जिसने बहुत ही गलत अंदाज में गाड़ी पार्क की थी। इससे पहले कि हयाम वहाँ पर मौजूद गार्ड्स के पास जाती, उसको करीब गुजरता एक गार्ड नज़र आया। भाई बात सुने, हयाम ने गार्ड को मुखातिब किया, जबकि गार्ड सर हिलाता हयाम की जाने पड़ा। जी मैडम, ये गाड़ी किसकी है? गुस्से और हल्की सर्दी की वजह से हयाम का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। मैडम जी, हमको नहीं मालूम ये गाड़ी किसका है, मगर आप कुछ देर रुक जाएं, क्या पता गाड़ी का मालिक अभी आ जाए। अगर वो ना आया तो क्या मैं रात तक इसका इंतज़ार करूँगी कि वो आए और अपनी गाड़ी निकाले, ताकि मैं भी अपनी गाड़ी निकाल सकूँ? हयाम अपने गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोली। दोनों गाड़ियों के दरमियान इतनी जगह भी नहीं थी कि हयाम अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती। मैडम जी, थोड़ी देर की बात है, हाँ इंतज़ार कर लें, क्या पता अभी गाड़ी का मालिक आ जाए। हयाम ने कसीरी नज़र गार्ड पर डाली और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक करके पूरी कुव्वत से खोला कि दूसरी जानिब मौजूद गाड़ी के दरवाजे पर डेंट पड़ गया था। मैडम, ये क्या किया आपने? जिन साहब की गाड़ी है वो बहुत गुस्सा करेंगे। हयाम, ये क्या किया तुमने? बेसब्री लड़की, इस गाड़ी का ही नुकसान कर दिया। अफशीन ने अपनी सरफिरी दोस्त को देखकर अपना सर थाम लिया। इसमें मेरी गलती थोड़ी, इसकी गलती है जिसने गाड़ी पार्क की है। ओ भाई, ये साहब आपके क्या लगते हैं जो आपको इतनी फ़िक्र हो रही है? हयाम बाकायदा लड़ने को थी, मगर मैडम वो साहब बातें तो हमको ही सुनाएगा ना, आप खुद तो चले जाओगे। गार्ड को इस वक्त अपनी फ़िक्र सता रही थी। गार्ड को इग्नोर करती हयाम इसी थोड़ी सी जगह से गाड़ी परे करके अंदर बैठ गई और हयाम के बैठते ही अफशीन ने भी उसकी तायद की। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से हयाम को मज़ीद गुस्सा आए। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले हयाम ने अपने आप को पुरसुकून करने के लिए गाने चला दिए। सीट की पुष्ट से सर टिकाकर एक गहरा सांस लिया। क्या हो रहा है यहाँ? रोबदार आवाज़ में पूछा गया। वो साहब, मैडम ने गाड़ी निकालनी है, पता नहीं किन साहब की गाड़ी है, उन्होंने गलत पार्क की है। गार्ड ने हयाम की गाड़ी की जानिब इशारा करते कहा। गार्ड के थोड़ा साइड पर होते ही उसकी नज़र अपनी गाड़ी के दरवाजे पर मौजूद डेंट पर पड़ी। ये क्या है और ये किसने किया है? वो एकदम भनकारा था। कुछ देर पहले वाला उसका सारा मूड गारत हुआ। साबुनी मैडम ने, उसने दोबारा हयाम की गाड़ी की जानिब इशारा किया। साइड पर हो, मैं देखता हूँ, और अपनी गाड़ी के दरवाजे को देखते हुए लगा और फिर रिवर्स होती गाड़ी को देखकर उसने इस गाड़ी का शीशा बजाया। शीशे के बजने पर हयाम ने वहीं गाड़ी रोक दी और अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। वो शख्स गाड़ी के बिल्कुल साथ खड़ा था, इसलिए हयाम का चेहरा नहीं देख सकती थी। जी फरमाइए। ये आवाज़ सुनकर उसको 1000 वोल्ट का झटका लगा। एकदम उसका लहजा नरम पड़ा। मेहरबानी फरमाकर अब ज़रा बाहर तशरीफ़ लाएँ। गार्ड ने उसके बदले तासुरात और लहजे को बहुत गौर से देखा। उसके लहजे और चेहरे पर जो सख्ती थी वो अब कहीं नहीं थी।
अपनी गाड़ी को थोड़ा रिवर्स करके हयाम गाड़ी से बाहर निकली। जी आप फरमाइए, क्या मसला है आपका? हयाम का लहजा काटदार था, जबकि उसके बाहर निकलती अफशीन भी बाहर निकली। मिस हयाम, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरी गाड़ी का क्या हाल किया? इस शख्स की आवाज़ पर हयाम ने चौंक कर शख्स को देखा, जबकि अफशीन सिर्फ ये सोच रही थी कि पिछले 2 घंटे से जो शख्स हयाम के पीछे बगैर किसी वजह के खवार हो रहा था, अब उस तरह उसके सामने आएगा। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए हयाम बोली, आरिस, इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। आपने क्यों गाड़ी गलत पार्क की थी? मगर क्या आरिस, ये आपकी ही गलती है। जबकि इनको बहस में उलझा देख गार्ड वहाँ से चला गया। आए दिन वहाँ से झगड़े होते रहते थे। आरिस ने हयाम की बात का जवाब नहीं दिया। हयाम आरिस को गुस्से से देखते अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गई। हयाम को देखते ही अफशी भी गाड़ी में बैठ गई, जबकि हयाम ने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ा ली। हयाम, ये सब क्या था? गाड़ी के चलते अफशी बोली। क्या था का क्या मतलब? तुमने देखा नहीं उन्होंने गाड़ी कैसे पार्क की हुई थी? हो जाता है हयाम, गलती से अफशा। हयाम ने गाड़ी मोड़ते हुए पूछा। ये उनकी गलती थी, मगर जानबूझकर थोड़ी किया था। तुम्हारी गाड़ी की जगह वहाँ पर कोई और गाड़ी भी तो हो सकती थी। तो मैंने कब इस बात का इनकार किया? मगर अगर किसी और की भी गाड़ी होती तो वो इस तरह मिसबिहेव ना करता। हयाम, ओके ठीक है, मैंने बदतमीज़ी की। और कुछ हयाम को वाकई गुस्सा आ रहा था। हयाम, तो मुझे बताओ उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो उसके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करती हो? तुम कभी भी किसी से इस लहजे में बात नहीं करती थी, चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो। फिर आरिस के साथ ही तुम इस तरह से बात क्यों करती हो? अफशीस की वजह तुम अच्छे से जानती हो। ओह अच्छा, वो तुम्हें पसंद करते हैं, इस चीज़ की तुम उनको सज़ा देती हो। यूँ बात कर हयाम के इस बंदे का ज़र्फ़ है कि वो तुम्हारी चली कटी बातें और तीखे लहजे के बावजूद तुमसे बहुत प्यार से बात करता है। मगर तुम तो अभी वो कुछ बोल ही रही थी जब हयाम बोल पड़ी। प्लीज़ अफशा, बस कर दो, मेरे कान पक चुके हैं आरिसनामा सुनकर। ओके फ़ाइन, तो जाकर इनको बता दो कि तुम किसी के निकाह में हो, ताकि वो अपने कदम यहीं पर रोक दें। उनको इस तरह का मुसाफिर मत बनाओ। अफशा, ना तो मैंने आरिस को इस तरह का मुसाफिर बनाया है और ना ही मैं उनसे कुछ कहने वाली हूँ, मगर इस राह पर चले तो वो तुम्हारे ही लिए हैं। अफशा, मुझे एक बात बताओ, मैंने कौन से उनसे मोहब्बत के लिए कोई दावे किए हैं या मैं उनसे ऐसा तर्ज़ मुखातिब इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो मेरे लिए इस राह पर चले हैं? हयाम की बातें सुनकर अफशा ने एक सरता भरी और खामोशी से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद हयाम ने गाड़ी अफशा के घर के सामने रोकी। अफशा खामोशी से गाड़ी से बाहर निकली और पिछली सीट से अपनी शॉपिंग बैग निकाले और फिर पैसेंजर साइड के शीशे पर झुकते हुए हयाम को मुखातिब करते हुए कहने लगी, हयाम, ट्राई टू चेंज योर बिहेवियर विद हिम, अल्लाह हाफिज़। इतना कहकर अफशी रुकी नहीं थी, घर के अंदर चली गई, जबकि हयाम ने गाड़ी अपने घर की जाने बढ़ा दी। इसलिए मैं हयाम सोच रही थी इसने वाकया आरिस के साथ काफ़ी बदतमीज़ी से बात की है। हयाम को इस तरह आरिस से बात नहीं करनी चाहिए थी। मॉल से लेकर घर पहुंचने तक आरिस सिर्फ और सिर्फ हयाम के रवैये के मुतालिक ही सोच रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि हयाम इसके साथ इतना रूड रवैया क्यों रखे हुए हैं। एक लम्हे तो इसको यूँ लगा था जैसे हयाम किसी को पसंद करती है, शायद इस वजह से। मगर फिर इसने अपनी सोच को बेफसूल करार दिया। आरिस के दिल में अपने बहुत से ख्यालात आ रहे थे, मगर वो हर ख्याल को रद्द कर देता और बिलाकर इसने हयाम को कुछ वक्त देने का फैसला किया। क्या मालूम अल्लाह ताला हयाम के दिल में मोहब्बत के दिए रोशन कर दे। आरिस को एक आस थी, एक उम्मीद थी जिसे अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। इसी उम्मीद के साथ इसने गाड़ी घर की जानिब बढ़ा ली। जैसे इसने पोर्च में गाड़ी रोकी तो बाहर निकलकर वो बेख्तियार गाड़ी की दूसरी जानिब बढ़ा और गाड़ी के दरवाजे पर मौजूद टेंट को हाथ से महसूस करने लगा। इसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। पागल लड़का कहीं का। जबकि अपने कमरे की खिड़की में खड़ी रानम साहिबा ने यह मंजर हैरत से देखा था। वो आरिस की गाड़ी के दरवाजे पर मौजूद टेंट को देख चुकी थी, मगर ये पहली बार था जब इस नुकसान पर गुस्सा होने के बजाय इस पर हाथ रखता मुस्कुरा रहा था। आरिस जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसका मूड खासा खुशगवार था। खैरियत है बेटा? आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सीढ़ियों से उतरती रानम साहिबा ने आरिस से पूछा। अस्सलाम वालेकुम ममा। आरिस ने खुशदिली से इनको सलाम किया और जाकर लाड से इनके गले लगा। रानम साहिबा आरिस के अंदाज पर हैरान थी। वो आजकल आरिस का बदला हुआ रवैया महसूस कर रही थी। आजकल वो सबके साथ बहुत ही नरम अंदाज में पेश आता था। इस लहजे में जो सख्ती थी वो सबके सामने कदरे कम थी। आरिस बेटा, खाना खाओगे? नहीं मम्मा, खा कर आया हूँ, वो बस आराम करूँगा। अच्छा, ये तो बताओ क्या शॉपिंग की अपने लिए? ओह शिट। आरिस अपने माथे पर हाथ मारता हुआ बोला। क्या हुआ आरिस? कुछ नहीं मम्मा, शॉपिंग बैग्स तो गाड़ी में भूल आया। रानम साहिबा इस पर हैरान हुई थी कि आरिस कोई बात भूल गया। इसके वापस लाउंज में आने तक वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। अंदर आकर आरिस रानम साहिबा को अपनी शॉपिंग दिखाने लगा और पूछने लगा कि मामा, वकास भाई कब आएंगे? अभी कुछ नहीं मालूम, शादी में काफ़ी वक्त है, आ जाएगा। चले, मैं भाई से इस बारे में बात करूँगा। और मम्मा, आप भाभी का एड्रेस दे आई थी? अल्लाह, वो तो मैं भूल ही गई, तुम कल ही जाकर दे कर आती हूँ। ओके मम्मा, मेरे साथ चलना हो
तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, आप आराम करो। हयाम थकी हारी घर में दाखिल हुई थी। इसका ज़हन मुख्तलिफ सोचों की ज़िद में था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वारिस के साथ इस कदर बदतमीजी से बात क्यों कर जाती है। वो किसी से भी इस लहजे में बात नहीं करती थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा आ गया? जी मामा। होगी सारी शॉपिंग? नहीं मामा, अभी मेहंदी के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। हयाम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती ईमान बेगम के पास आ बैठी और उनको अपना सूट दिखाने लगी। माशाल्लाह, बहुत प्यारा लहंगा है, मेरी बेटी पर बहुत प्यारा लगेगा। नहीं मामा, लहंगा इतना प्यारा नहीं, आपकी बेटी ज़्यादा प्यारी है। उतना कहती है हयाम ने बच्चों की तरह आंखें पटपटा कर ईमान बेगम को देखा, जिस पर वो मुस्कुराए बगैर नाराज़ कर फिर उठकर हयाम को प्यार किया। बिल्कुल मेरी बेटी बहुत प्यारी है। ऐसे अगर हम कहते ना, हमारी मम्मा ने पहले 10 मिनट हमें देखना था, फिर हूँ कह के साइड पे हो जाना था। हयाम, तुम अपने खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, बहुत सुस्ती करती हो। आने तो तुम्हारे बाबा को शिकायत लगाती हूँ मैं तुम्हारी। मामा, अरे क्या शिकायत लगानी है मेरी बेटी की? बाबा अहमद साहब को देखती है। हयाम अपनी जगह से उठी और इनसे जाकर मिली। बाबा आप कैसे आए? मैं बिल्कुल कैसे हैं सॉरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बाबा, मगर आपसे नाराज़ हूँ। अरे भाई क्यों, हमने आपको क्या कह दिया? बाबा आप 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद चले गए और जाने से पहले मुझसे मिलकर भी नहीं गए। अपनी बात के अख्ताम पर इसने नाराज़गी से अपना मुँह फुला लिया और वापस सोफे पर आ बैठी है। याम के पीछे अहमद साहब भी इसके सामने साथ आ बैठे हैं। याम ईमान है, याम तो नाराज़ है। मैं जो चॉकलेट हयाम के लिए लाया था वो हारून को दे दूँगा, ये ठीक है ना? बाबा, हयाम ने दुख से अहमद साहब को पुकारा। अहमद साहब का कहका बुलंद हुआ था। ओहो, नहीं देता मैं हारून को। अब प्यारी सी स्माइल करके दिखाओ। बाबा मैं अभी भी नाराज़ हूँ। मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मेरी बेटी मान जाए? बस एक वादा, क्या आइंदा जाने से पहले मुझसे मिलकर जाया करेंगे? ओके, मंजूर है। आइंदा मैं अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। थैंक यू बाबा। साथ ही हयाम उनके गले लगी। अच्छा, मुझे भी दिखाओ क्या लेकर आई हो भाई की शादी के लिए। और फिर हयाम बारी बारी इनको अपनी खरीदी हुई तमाम चीज़ें दिखाने लगी। बाबा ये देखें और बताएं कैसा लग रहा है। हयाम अपने माथे पर माथा पट्टी रखे अहमद साहब से पूछ रही थी। बहुत प्यारी है। हयाम, चलो शाबाश, सब चीज़ें समेटो और अपने कमरे में रख कर आओ। मैं तुम्हारे बाबा के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मेरे आने से पहले सब समेटा होना चाहिए। ओके मामा, कहते साथ ही हयाम सब चीज़ें समेटने लगी। बाबा अभी कुछ देर आराम कर लें। और अहमद साहब को कहते ही वो अपने कमरे की जानिब चली गई। हयाम के जाते ही अहमद साहब के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। इस वक्त वो बिल्कुल संजीदा बैठे थे। क्या हुआ अहमद, कोई परेशानी है क्या? बिज़नेस में कोई मसला हुआ है क्या? अहमद साहब ने ईमान बेगम से चाय का कप लेते हुए इनको अपने पास बैठने का इशारा किया। ईमान, मुझे शक है अदवानी साहब कोई ना कोई बिज़नेस में मसला कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे बिज़नेस में लॉस हुआ है। मैंने हमदानी साहब को इन पर नज़र रखने का कहा है। देखो अब क्या होता है, मेरा शक यकीन में बदलता है या नहीं। फिर वो ईमान बेगम को सारी बात बताने लगे, जिसे सुनकर ईमान बेगम हैरत से अहमद साहब को देख रही थी। अहमद, आप ये सब बातें आप मुझे अब बता रहे हैं? अहमद साहब ने ईमान बेगम को तसल्ली देने के लिए का हाथ होले से थपथपाया। वो अभी तक हैरत से अहमद साहब को ही देख रही थी। याम ने अपने कमरे में आकर चीज़ों को अलमारी में सेट किया और फिर अपना लैपटॉप लेकर अपने बेड पर बैठ गई और फिर अपने फ़ोन से सब तस्वीर USB में कन्वर्ट की और फिर USB को लैपटॉप से लगाकर सब तस्वीर देखने लगी। इसी दौरान हयाम को अफशी का फ़ोन आ गया। अफशी की कॉल देखकर हयाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कॉल अटेंड करके वो उससे बातों में मसरूफ़ होगी। यार आरिस, बहुत गलत बात है। वकास भाई की शादी है और तुमने हम लोगों को इनवाइट ही नहीं किया। तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? आखिरकार तुम दोनों ने बारात के आगे भंगड़ा भी तो डालना है। तुम दोनों नहीं आओगे तो ये काम कौन करेगा? कमीने इंसान, तुम हम लोगों को सिर्फ भंगड़ा डालने के लिए बुला रहा है। ज़ैन अफसोस से बोला। नहीं तो फिर अब की बार आलियान बोला था। फिर ये मेरे भाई के वलीमे पर जो सब लोग खाना खाएंगे, इसके बाद जो भी बर्तन होंगे वो तुम दोनों ने ही तो धोने हैं। क्या? वो दोनों एक साथ चीखे थे। इन दोनों की हालत देखकर आरिस का कहका बुलंद हुआ था। अच्छा यार, मजाक कर रहा था, लाया हूँ तुम दोनों के लिए भी कार्ड्स। आरिस ने इनको अपने बैग से निकाल कर कार्ड्स थमाए थे। अच्छा चलो यहाँ से उठो, कुछ देर ग्राउंड में चलते हैं। धूप में भी बैठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं नहीं जा रहा, मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी। चल उठ, लड़कियों की तरह ड्रामे ना कर। जैन मुंह बनाता जैन उठकर खामोशी से आरिस और आलन के साथ ग्राउंड की जानिब बढ़ गया। नूर यार, ये मेरा फ़ोन पकड़ो, मैं और जरी अभी आते हैं। और हयाम जरी का हाथ पकड़कर आगे की जानिब बढ़ी। कहाँ जा रही हो? अफशी बस 10 मिनट में आते हैं, कहते साथ ही हयाम आगे की जानिब बढ़ी। हयाम 1 मिनट रुको। जरी ने हयाम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया, नूर के पास जाकर अपना फ़ोन इसको पकड़ाया और वापस से हयाम के पास आई और चलने का इशारा किया। हयाम, हम कहाँ जा रहे हैं? लाइब्रेरी। मगर क्यों? वहाँ एक किताब है जो तुम्हारा फ्यूचर बताएगी। व्हाट इज़ दिस ट्रू हयाम? जरी ने हैरत से हयाम के सामने आते हुए पूछा। डू यू थिंक सो? हयाम ने उल्टा जरी से सवाल किया। नो आई डोंट। जरी ने शाने झुकाकर हयाम को जवाब दिया। आई हैव टू सी सम टॉपिक फ्रॉम अ चैप्टर, सॉरी कंप्यूटर बुक। तो पहले सीधी तरह बोल देती।
उफ हयाम, मालूम नहीं तुम्हारा क्या होगा। जरी ने अपना माथा पीट लिया था। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही हयाम बुक्स देखने लगी, जबकि जरी किताबों से टॉपिक ढूंढने में इसकी मदद कर रही थी। इन दोनों को आधा घंटा हो चुका था। इन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ था। आखिरकार थक कर पौने घंटे बाद नूर और अफशीश को इनको ढूंढते हुए लाइब्रेरी में पहुंची, जहाँ वो दोनों खड़ी थी। मैं और उसकी दोस्त से बात कर रहे थे। जहाँ हयाम, जरी तुम दोनों यहाँ हो? कब से हम तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। नूर इस वक्त बहुत गुस्से में थी। बस हम आ रहे थे, बस हिम्मत से बात करने लग के। चलो अब तुम दोनों यहाँ जल्दी आओ नीचे। अफशी ने पहली दफ़ा इस सारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। अफशी और नूर के खतरनाक तेवर देखकर दोनों वहाँ से निकलकर इनके पीछे, आई थिंक ओविल लिखा हुआ है, ग्राउंड में आई। ये पकड़ो अपने बैग्स और चलो नाश्ता करके आएँ, और यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं लेना, बाहर चलेंगे। नूर की बात पर जरी की हैरत हुई थी। नहीं जी, शराफत से उठो। नहीं, मैंने नहीं जाना। पहले ही मेरी टांगों में बहुत दर्द है। ऊपर से हयाम ने भी अभी इतनी देर खड़ा रखा है, अभी हिम्मत नहीं है। ठीक है, अगर तुमने नहीं जाना तो मैंने भी नहीं जाना। हयाम भी अपना बैग थाम कर जरी के साथ ही बैठ गई। तुम तो जाओ हयाम, तुमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। मुझे नहीं जाना तो बस ठीक है, मैंने भी नहीं जाना। यही बैठ कर लड़ो तुम दोनों, मैं और नूर जा रहे हैं। गुस्से से कहती अफशा और नूर यूनिवर्सिटी गेट की जाने बढ़ गई थी। हयाम जाओ, इन दोनों के साथ चली जाएगी वो। तुम भी चलोगी साथ। हयाम ने उम्मीद भरी नज़रों से जरी को देखा था। नहीं तो बस ठीक है, मैं भी यही बैठी हूँ। हयाम तुम बहुत बदतमीज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया। भाड़ में जाओ तुम। चलो दोनों साथ चलते हैं। इन दोनों की इस बहस पे नूर और अफशी कब की चली गई थी। काफ़ी देर हयाम और जरी की यही लड़ाई जारी रही, ताकि आई थिंक कार। इससे तंग आकर जरी अपना बैग उठाते हुए वहाँ से जाने लगी। जब हयाम ने इसका बैग थाम कर इसे रोकने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान हयाम से बैग का स्ट्रिप टूट गया। हयाम, रियली सॉरी जरी, माफ़ कर दे यार। हयाम इसका बैग छोड़ते हुए फ़ौरन बोली थी। हयाम, जरी एकदम चीखी थी, सॉरी यार। हयाम वहीं मुँह बना कर बैठ गई। एक तो हमारे फ़ोन भी वो दोनों ले गई हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। जरी वहाँ अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। क्या हुआ प्यारी लड़की? जरी और हयाम दोनों ने हिम्मत देखा। आरिस आप जी, क्या हुआ? इसने घुटनों के बल बैठते हुए जरी से पूछा था। कुछ भी नहीं हुआ आरिस। नीचे बैठे आरिस ने हयाम की जानिब देखा। हयाम ने मेरा बैग तोड़ दिया है। आरिस ने एक नज़र हयाम की जानिब देखा था। मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? आप मुझे अपना बैग दिखाएं। भूले भटके जैन और आलियान भी वहाँ आ गए थे। क्या हुआ आरिस? कुछ नहीं, बस ज़हरा का बैग टूट गया है, वही देख रहा हूँ। मुझे दिखाओ। जैन ने आरिस के हाथ से बैग पकड़ा था। बस इतनी सी बात है, अभी ठीक कर देता हूँ। कहते साथ ही जैन आलती पालती मार कर जरी के सामने बैठकर बैग को देखने लग गया। आप दोनों में से किसी के पास हिजाब पिन है? जैन आप लड़कियों से पूछ रहे हैं कि इनके पास हिजाब पिन है। हयाम ने कहते साथ ही अपने हिजाब से एक पिन निकाल कर जैन को थमाई थी। जैन ने जैसी वो पिन लगाने की कोशिश की तो वो मुड़ गई। तुमसे कुछ नहीं होगा जैन, मुझे तो। अब हारिस भी आलती पालती मार कर जैन के साथ ही बैठ गया। आलियान भी वहाँ बैठा खामोशी से इनकी कार्रवाई देख रहा था। अब दोनों में से किसी के पास सेफ्टी पिन है? जी। हयाम ने अपने बैग से एक पिन निकाल कर हारिस को थमाई थी। हारिस ने महारत से इस पिन के जरिए जरी का बैग जोड़ा था। हारिस, क्या हुआ जैन? पिछले जन्म में क्या तुम बैग ठीक करने वाले थे? हारिस ने इसे घूरा था, जबकि हयाम और जरी खिलखिलाई थी। क्या वाकई हारिस ऐसा है? हयाम फ़ौरन बोली थी। आलियान के फ़ोन पर अरमान की कॉल आ रही थी, सो वो वहाँ से उठकर इससे मिलने चला गया। अब हयाम भी नीचे बैठ चुकी थी। वो चारों बैठकर बातें कर रहे थे। वाओ हारिस, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। पहले तो ये इससे नाराज़ थी, अब इससे बातें कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। साइड से आने वाली आवाज़ ने हारिस को अपनी जानिब मुतवज्जा करवाया था। इस आवाज़ पर इसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी थी। वह संजीदा हुआ। हारिस, तुम मुस्कुराते भी हो? खुदा की कसम तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो। मैं बता नहीं सकती, तुम्हें इस तरह देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठेगी। इस लड़की की बात पर हयाम ने नज़र उठाकर लड़की का सरता पाँव देखा और फिर बेजारी से अपना सर झुका लिया। हयाम को शुरू से ही इस तरह की लड़कियों से सख्त नफरत थी। सना, कोई काम था आपको? क्यों हारिस, मुझे कोई काम होगा तब भी तुम्हारे पास आ सकती हूँ। और साथ ही हयाम और हारिस के दरमियान जो थोड़ी सी जगह पर आकर खड़ी हुई और फिर थोड़ा सा झुक कर हारिस का हाथ थाम लिया और उसको खड़ा करते हुए कहने लगी, चलो हारिस, मुझे तुमसे एक काम है। और क्या मिट्टी वाली जगह पर बैठे हुए हो? तुम तो मिट्टी वाले बेंच पर भी नहीं बैठते। सना की हरकत पर हारिस ने अपना हाथ इसके हाथ से खींचा था। वो मर्द था, मगर फिर भी अपने माँ और बहन के अलावा किसी को भी खुद को छूने की इजाज़त नहीं देता था। इसने यह हक सिर्फ अपनी बीवी के लिए महफूज कर रखा था। मगर जिस लड़की का लिमिट्स में वो महसूस करना चाहता था, शायद इसने भी वो हक सिर्फ एक के लिए मुख्तिस कर रखा था। स्टे इन योर लिमिट्स सना। हारिस के लहजे में दर्जा संजीदगी थी। हयाम ने हारिस की इतनी सख्त आवाज़ पहली बार सुनी थी। हारिस को ऐसे देखकर हयाम हैरान थी। मुझे इतना फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारी फजूल बातें सुनूं। और साथ ही खड़ा होकर सना को फ़ोन करते हुए बोला, आज के बाद मेरा हाथ थामने से पहले 10 बार सोच लेना। हयाम, ज़हरा, आप दोनों यहीं पर हैं अभी? जी, हयाम ने जवाब दिया। हयाम, हमारे बैग्स यहीं पड़े हैं, हम अभी आते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आप चलें, हम यहीं हैं। हयाम हारिस को तख्ता पाकर जरी से बोली थी। इतनी देर में आलियान भी इनके पास आ गया था। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? एक काम से जा रहे हैं, चलो साथ हमारे।
सना को वहाँ मौजूद देखकर आलियान समझ गया था। चंद कदम आगे बढ़कर आरिस रुका और मुड़कर पीछे की जानिब देखा, फिर तेज तेज कदम उठाता हयाम के पास और इसके सामने अपना फ़ोन किया। हयाम भी यकीन नज़रों से आरिस को देख रही थी। हयाम, ये अपने पास रखे, मैं आकर आपसे लेता हूँ। आरिस ने मुस्कुरा कर हयाम को फ़ोन थमा और एक तंजिया नज़र सना पर डाल कर आगे बढ़ गया। हयाम आरिस की पुश्त को देख रही थी जब सना बोली, तुमने ऐसा क्या जादू किया आरिस पर कि वो शख्स जो किसी से मीठे लहजे में बात नहीं करता अपनी चीज़ें तुम्हारे हवाले कर गया? इसका फ़ोन जिसको वो कभी वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता, वो भी तुम्हें थमा गया। तुम मिडिल क्लास लड़की में ऐसा क्या है जो वो तुम्हारे साथ यहाँ इस मिट्टी से भरी ज़मीन पर किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर बैठा हुआ था? ऐसा क्या है तुम में? जरी कभी हयाम को तो कभी सना को देख रही थी। सना की बात पर जरी कुछ बोलने वाली थी जब हयाम बोली, मिस सना, मिडिल क्लास लोगों के पास तहजीब और बात करने का तरीका होता है क्या कि कब किससे और किस तरह बात करनी है। और जहाँ तक बात रही आरिस के मिट्टी से भरी ज़मीन पर बैठने की, तो मोहतरमा इंसान मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में ही दफन होना है, तो फिर गुरूर किस बात का? हयाम, मेरा नाम हयाम अहमद है और मुझे हयाम सिर्फ मेरे करीबी लोग और दोस्त ही कहते हैं। हयाम अहमद, तुम अपनी हदूद और औकात में रहो, अपनी हैसियत से ऊंचे ख्वाब मत देखो। मुझे मेरी औकात और हद बहुत अच्छे से मालूम है और मैं ख्वाब नहीं देखती बल्कि हर चीज़ को हकीकत का रंग देती हूँ। हयाम मुसलसल अपने अल्फाज से इस पर वार करी थी जो सीधा निशाने पर लिख रहे थे, यू जस्ट गो टू हेल। सना कहते साथ ही वहाँ से उठकर चली गई। पता नहीं जरी कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिनको अपनी इज्जत तक का ख्याल नहीं होता। पैसा इनकी आंखों से गुरूर की पट्टी बांध देता है। तकरीबन आधा घंटा इन दोनों को वहाँ बैठे मजीद हो चुका था। जब नूर और अफशी वापस आई, नूर और अफशी को देखती हयाम गुस्से से इनको कहने लगी, कहाँ थी तुम दोनों? कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं हम। चलो जाना था चली जाती, कम से हमारे फ़ोन तो दे जाती। बंदे को कोई अहम काम हो सकता है या कोई अहम फ़ोन आ सकता है, मगर नहीं, तुम दोनों हमारे फ़ोन ले गई। बोलते बोलते हयाम खड़ी हुई तो इसकी झोली से आरिस का फ़ोन नीचे इसके कदमों में गिरा। हयाम ने झुक कर फ़ोन उठाया। हयाम, ये किसका फ़ोन है? आहल भाई के दोस्त का है। इनके किस दोस्त का है? वही जो हर वक्त ज़बरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत रहता है। फ़ोन निकालो हम दोनों के। नहीं देना हमने। नूर, मेरा और जरी का फ़ोन वापस करो। खबरदार नूर, नहीं देना इन दोनों को। किसने कहा था कि हम फ़ोन हमारे पास छोड़कर खुद गायब हो जाए? नूर, फ़ोन दो हमारे। इस बार हयाम नूर को थोड़ा गुस्से से बोली और नाश्ता करने के लिए ना जाने वाली बात, तो ये बात तुम मुझसे नहीं जरी से पूछो। मैं सिर्फ इसकी वजह से नहीं गई थी, तो मैंने तुम्हें कहा था कि चली जाओ, मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, मगर तुम मेरी सुनती कहाँ? ऑल ग्राउंड्स में वो चारों खड़ी बच्चों की तरह लड़ रही थी जबकि आसपास से गुजरते स्टूडेंट मुड़ मुड़ कर इन चारों को देख रहे थे। नूर के फ़ोन निकालते ही हयाम ने इनके हाथ से अपना और जरी का फ़ोन खींचा था। इनकी बहस अभी तक जारी थी। वो चारों बच्चों की तरह बहस कर रही थी। इनकी बहस के दौरान आरिस, आलियान और जैन वापस आ चुके थे। आलियान आहल को फ़ोन करो और इसे कहो जिमल को कहे कि जल्दी ऑल ग्राउंड में आइए। चारों आपस में उलझ रही हैं जबकि आरिस और जैन दोनों ही इन चारों को खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर लड़कियों की बहस में पड़कर इनको खामोश करवाना इन दोनों को मुश्किल लग रहा था। क्यों? लड़कियां क्या बोलती रहती हैं, सुनती नहीं है। आलियान के फ़ोन करते ही जिमल 5 मिनट में ऑल ग्राउंड में पहुंच गई थी और इन सबको खामोश करवाया। क्या हुआ है? कुछ नहीं, जिमल कहते साथ ही नूर वहाँ से जाने लगी। इसको जाता देख अफशी भी इसके पीछे लपकी जबकि जिमल ने अपना माथा ही पीट लिया। ये सब तुम्हारी गलती है जरी, अगर तुम मान जाती तो ये सब ना होता है। या आम चीखी थी, जिमल आप दोनों को देखें, मैं इन दोनों को देखता हूँ। आलिन इतना कहते ही नूर और अफशी के पीछे भागा। इस बार सारी गलती मेरी ही है, कहते साथ ही जरी ने झुक कर अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगी। तुम्हें किसने कहा था नाश्ता के लिए जाने से इनकार करो? हयाम पीछे से बोली थी, ये लड़की जरी। जिमल ने जरी को आवाज़ दी जबकि उसके सुने बगैर ही वहाँ से आगे जाने भड़की। मैं देखता हूँ, कहते ही जैन जरी के पीछे लपका। हयाम, तुम तो कम अज़ कम प्लीज़ जिमल। हयाम अभी अपना बैग उठाकर वो वहाँ से चली गई। पीछे अब सिर्फ आरिस और जिमल बाकी थे। जिमल, अगर मैं इससे बात करूँ तो क्या वो गुस्सा तो नहीं करेगी? पता नहीं आरिस, इस वक्त इसका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा, आप परेशान ना हो, देखता हूँ। या अल्लाह, मैं लड़कियों का क्या करूँ, पता नहीं क्यों आजकल बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं। हयाम, जिमल फ़ौरन हयाम की जाने बढ़ी थी। वो जानती थी कि जैन जरी को अफशी और आलिया नूर को संभाल लेंगे, मगर हयाम को समझाना आरिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हयाम जो पहले आरिस के नाम से दूर भागती थी वो इसकी बात कैसे सुनेगी और आरिस की शख्सियत का रोब हयाम के सामने झाग की तरह बैठ जाएगा। नूर, रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूर के आगे बढ़ते कदमों को अफशा की गुस्से भरी आवाज़ ने रोका था। नूर के कहती अफशा तेज़ कदमों से इसके सामने आकर खड़ी हुई और इसको घूरने लगी। ये सब क्या था नूर? अफशी, तूने देखा ना हयाम और जरी किस तरह बात करे थे, और फिर जब वो बोलना शुरू हुई तो बोलती ही गई। आले इन दोनों से कुछ फासले पर खड़ा कभी नूर को तो कभी अफशा को देखता। नूरुलैन, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप? अफशा नूर के इस अंदाज से सख्त झुंझला चुकी थी।
अफशा ने अपना बैग उतारा और नीचे रखकर कुछ ढूंढने लगी। चंद लम्हे बाद अफशा ने टेप निकाली और आलियान के साथ बहस करती नूर के मुंह पर लगा दी। आलियान जो नूर को समझाने की कोशिश कर रहा था, अफशा की हरकत देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सका, जबकि नूर इसको फटी फटी नज़रों से देख रही थी। अब खामोशी से चलो मेरे साथ, वापस मेरे साथ, और अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो एल्फी लगा दूंगी तुम्हारे मुंह पर, फिर बोलना जितना बोलना होगा। एक हिटलर कम थी जब तुम भी बन गई हो। नूर बस दिल में ही सोच सकी थी। अब खामोशी से चलो मेरे साथ कहाँ? नूर टेप उतारते हुए बोली, लाइब्रेरी। वहाँ क्या करना है? असाइनमेंट बनानी है। इतने में आलियान को कॉल आने लगी, जिस पर वो इनसे एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। आलियान, अफशी ने इसको पीछे से आवाज़ दी, हयाम और जरी को बता दीजिएगा कि हम दोनों लाइब्रेरी में हैं। जी। आलियान ने सर को खम दिया और इसके बाद आलियान रुका नहीं था। वो फ़ोन कान से लगाए आगे बढ़ गया था। ओके गाइस, यहाँ पे बात करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं।